नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं से संबंधित कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती पद्मा जाटव जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है महिलाओं से संबंधित कानून, तो इसमें आज हम महिलाओं से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उन पर बात करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम है वो क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, रोकथाम और प्रतिषेध जी इस अधिनियम का जैसा नाम है वही इसका उद्देश्य है। जी आज के ज़माने में जबकि महिलाएं काम के लिए काफ़ी मात्रा में घरों के बाहर निकल रही हैं, ऐसी स्थिति में उनको यौन उत्पीड़न से, लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा देना बहुत आवश्यक है। और इस बात को सोचते हुए वर्ष 2013 में ही इस कानून को हमारी विधायिका ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया था। इस कानून में न केवल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का प्रयास किया गया है, वरन यदि महिला दुर्भाग्यवश ऐसे किसी उत्पीड़न का शिकार हो जाती है तो उसकी रोकथाम के भी उपाय किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत शासकीय संस्थानों को शामिल किया गया है और निजी संस्थानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो महिलाएं घरों में काम करने के लिए निकलती हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, हमारे घरों में आया का काम करती हैं, ऐसे इन महिलाओं को भी इसमें पूरी तरह सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा भी जो खेलकूद संस्थान है, स्टेडियम है, वहाँ पर लोग काम करते हैं, उनको भी सुरक्षा दी गई है। और असंगठित क्षेत्र की महिलाएं जहाँ वे बहुत असुरक्षित वातावरण में काम करती हैं, उन महिला श्रमिकों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है वो ऐसे सरकारी संस्थान या उस निजी संस्थान में काम करती हो। वो अपने किसी काम से वहाँ पर गई है और वहाँ पर किसी ऐसे लैंगिक उत्पीड़न का शिकार हो जाती है तो वो भी इसकी शिकायत कर सकती है। और यदि उसको कार्यालय से किसी काम के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर उसको कोई वाहन उपलब्ध कराया जाता है, उस वाहन में उसके साथ कोई घटना होती है, तो ये कानून वहाँ पर भी लागू होता है और उन महिलाओं को भी ये पूरी तरह सुरक्षा देता है। इस कानून के अंतर्गत जो निजी संस्थान हैं उनमें ऐसे सभी संस्थान जिनमें कि 10 से अधिक लोग काम करते हैं, उन संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति बनाने का प्रावधान है। और इसके लिए प्रत्येक ऐसा संस्थान बाध्य है कि उन महिलाओं की शिकायत के लिए एक ऐसी समिति का गठन करें। और यदि वो नहीं करते हैं तो इसमें उन पर 50,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये कानून पूरी कोशिश करता है कि महिलाएं जब घर के बाहर निकलें तो पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इस प्रावधान में, इस अधिनियम के अंतर्गत यद्यपि दंड का प्रावधान नहीं है, किंतु इस अधिनियम में जो लैंगिक उत्पीड़न के कृत्य शामिल किए गए हैं उनमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान भी हैं। जी मैडम, जैसा कि आपने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम क्या है, तो हम बात करें लैंगिक उत्पीड़न की, तो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में इस कानून को क्या माना गया? मैडम, इस सवाल को लेने से पहले कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं। महेंद्र जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। जैसा को भी मेरा नमस्कार है। मेरा सवाल ग्रामीण, हाँ जी बिल्कुल बराबर सुन पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, शिक्षित होती हैं, अनपढ़ होती हैं और वो घर में उत्पीड़न होता रहता है उनका और वो कहीं भी संपर्क नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे तौर पर मतलब आर्थिक रूप से भी तंगी होती है, तो इनके लिए कानूनी सलाह तौर पर मतलब कानूनी सेवा में मतलब फ्री तौर पर कानूनी सलाह मिल सकती है, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आपका जो कहना है वो, आपका प्रश्न ये है कि जो आपके गांव में घरेलू महिलाएं काम करती हैं उनके विषय में है। तो यदि उनको, वो कहीं बाहर काम करने जाती हैं और बाहर का कोई व्यक्ति उनको परेशान कर रहा है तो उसे बिल्कुल इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा मिलती है।
मगर यदि आपके घरेलू महिलाएं परेशान हो रही हैं, घर में ही कोई उनको प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके लिए अलग से घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान हैं। हाँ, इनका जो सवाल था वो ये था कि जो गांव में महिलाएं हैं वो अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और घर में उनकी प्रताड़ना होती है, वो आर्थिक रूप से भी परेशान होती हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, किस कानून में है और क्या प्रावधान वो है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उनको निशुल्क सहायता मिल सकती है। वो वहाँ पर आवेदन करें और अपने बारे में, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएं। वहाँ उनको निशुल्क अधिवक्ता मिलते हैं और पूरा उनकी जो कार्यवाही है उसका व्यय शासन वहन करता है। तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके इसमें अपनी कार्यवाही को करवा सकती हैं। जी, महेंद्र जी, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, तो जहाँ भी इस तरह की महिलाओं को कोई प्रताड़ना या उत्पीड़न हो रहा है तो वो वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाके अपनी समस्या बता सकती हैं और वहाँ पर उनको मुफ्त में अधिवक्ता नियुक्त कराया जाएगा और जो भी समस्या होगी उसको वहाँ सुना जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से की जाएगी, अधिवक्ता नियुक्त करके, यदि वो सक्षम नहीं है तो। मैडम, हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संबंधी जो कानून है उसमें, तो जैसा कि लैंगिक उत्पीड़न शब्द आया है तो इसमें कानून में इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है, क्या क्या माना गया है इसमें? इस अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है, इसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित किया गया है और जो महिलाएं हैं जिनके साथ जो घर से बाहर काम करने के लिए निकली हैं और उनके साथ में कोई अपनी उनकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संपर्क करने का प्रयास करता है, उनको छूने का प्रयास करता है और अश्लील तरीके से उनको कहीं से भी छूने वगैरह का प्रयास करता है, उसको दंडी बनाया गया है। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं को अक्सर प्रमोशन देके, प्रमोशन का लालच देके या डिमोशन की धमकी देके उनका लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया जाता है। उनके बॉस द्वारा उनसे शारीरिक संबंधों की मांग की जाती है या ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसी स्थिति को भी इस मामले में, इसमें एक्ट में जो है प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। इसके जो अलावा यदि वो महिला इनकार कर देती है तो उसके आसपास ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाए, वहाँ वो नौकरी ही नहीं कर पाए, उसको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए या वो नौकरी वहाँ करे भी तो वो इतना मानसिक और शारीरिक रूप से हमेशा परेशान रहे, उसे भी दंडनीय बनाया गया है। इसके अलावा यदि आप लैंगिक रूप से कोई भी टीका टिप्पणी करते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, अश्लील इशारे करते हैं, तो इसको भी इसके अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। और इसके अलावा भी आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, पुरुष ऐसा कोई भी काम करता है महिलाओं के साथ में जिसके लेकर वो सहज नहीं है, जो भी किसी भी किस्म का, चाहे मौखिक आचरण हो या अमौखिक आचरण हो, उसको भी इसमें इस कानून के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप वगैरह मेरे ख्याल से सभी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कई बार होता है कि सहकर्मी लोग जानकर भले ही कुछ ना कहते हो मगर चुपचाप एक वीडियो, अश्लील वीडियो भेज देते हैं, अश्लील कमेंट्स कर देते हैं, अश्लील मैसेज भेज देते हैं, अश्लील फ़ोटो भेज देते हैं, फोटोशॉप करके भी फ़ोटो वगैरह भेज दिए जाते हैं। ऐसा कोई भी कृत्य जो आसपास का व्यक्ति कर रहा है वो सब इस कानून के अंतर्गत आते हैं और इसमें महिला अब शिकायत कर सकती है अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को और उसमें उसकी जांच की जाती है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इसमें वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है उसकी नौकरी तक जा सकती है। यदि जांच में वो दोषी पाया जाता है तो उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, चेतावनी दी जा सकती है, भर्त्सना की जा सकती है, उसके इंक्रीमेंट रोके जा सकते हैं और यहाँ तक कि उसका प्रमोशन भी रोका जा सकता है। जी, जैसे मैडम अगर एक ही कार्यालय में दोनों कार्यरत हैं और कोई जो भी पीड़ित है वो शिकायत करता है, तो अगर कोई सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो ऐसी स्थिति में वो जो पीड़ित है उसको ये हमेशा भय रहता है कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो जाए या मेरे से कोई और दूसरे तरीके से इस चीज़ का बदला न लिया जाए। तो ऐसे में कोई कानून में प्रावधान किया गया है कि जो भी जिसके खिलाफ है वो या जो पीड़ित है उसका कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए जिससे वो खुलकर काम कर सके?
कानूनी रूप से तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कानूनी प्रावधान है, मगर सामान्यतः ऐसा किया जाता है कि उस व्यक्ति को जांच से अलग किया जाता है और इस बात की पूरी कोशिश की जाती है, इस प्रकार का पूरा व्यवस्था की जाती है कि वो व्यक्ति उस जांच को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सके। और हम धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसमें दंड के भी प्रावधान है और ये जो समान कृत्य है जो मैंने अभी बताए हैं वो सभी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें उनको सजा भी हो सकती है, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें। तो महिला यदि असंतुष्ट है और या वो कोई सुरक्षा चाहती है या उसको लगता है कि उसको इसमें और अधिक कार्यवाही करना चाहिए तो वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी कार्यवाही कर सकती है। जी मैडम, जैसा कि आज हम महिलाओं से संबंधित कानून की चर्चा कर रहे हैं, हम बात करें लेबर लॉ की। जो लेबर लॉ में फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के कार्य के घंटे, मातृत्व लाभ, अन्य सुविधाएं जैसे टॉयलेट आदि के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? फैक्ट्री अधिनियम और खान अधिनियम, माइनिंग एक्ट वगैरह हैं, उसमें महिलाओं के कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक महिलाओं से काम लिया जा सकता है। इस प्रकार कुल 13 घंटे उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक प्रसूति लाभ का प्रश्न है तो 1961 के एक्ट में इसमें 12 हफ्तों का प्रावधान था और 2 से अधिक बच्चों के मामले में अभी भी 12 हफ्तों का ही प्रावधान है, मगर एक प्रथम बच्चा और द्वितीय बच्चे की स्थिति में इसमें 26 हफ्ते का प्रावधान कर दिया गया है। और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए पृथक से टॉयलेट की सुविधा होना चाहिए, ये भी इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। क्योंकि पहले ऐसी स्थिति रहा करती थी कि महिलाएं बहुत कम काम से बाहर निकला करती थी, तो मैंने खुद भी देखा है कि जो ज़्यादातर बाथरूम वगैरह होते थे वो पुरुषों के उपयोग के लायक होते थे और महिलाओं के लिए कई जगह पर तो टॉयलेट होते ही नहीं थे और ये समस्या अभी भी है। बहुत सारी जगहों पर हम खुद भी देखते हैं इस चीज़ को कि उनके लिए कोई टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है और वो दिन भर परेशान होते हैं, या कॉमन टॉयलेट होती है तो उसकी साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि टॉयलेट के मामलों में महिलाओं की उपेक्षा अभी भी जारी है और उनको आवश्यकता है कि थोड़ा सपोर्ट किया जाए, शासन उनके लिए आगे बढ़ के करे और ये सुनिश्चित करे, बल्कि विभाग प्रमुख की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि महिलाएं इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो, क्योंकि वो 12-13 घंटों में से कम 7-8 घंटे पुरुषों के बराबर काम करती हैं, तो उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। जो भी संस्थान है या जहाँ भी महिलाएं काम कर रही हैं फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत, फैक्ट्रियों में या कहीं भी काम कर रही हैं, तो जो इंस्पेक्टर हैं उनको ये जांच करते रहना चाहिए, शासकीय स्तर पे भी ये जांच हो। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होना चाहिए। जी मैडम, बात कर रहे हैं 498A भारतीय दंड विधान के अंतर्गत किस प्रकार के प्रकरण आते हैं और दंड का क्या प्रावधान किया गया है इस कानून में? 498A भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 साल के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। आम जनता 498A धारा से बहुत अच्छी तरह परिचित है, किंतु वो इसको केवल दहेज से संबंधित मानती है। उन्हें लगता है कि ये केवल दहेज की मांग तक सीमित है और नॉर्मली मैं आम लोगों को भी सुनती हूँ दहेज एक्ट कह के इस एक धारा को वो पुकारते हैं और मेरे ख्याल से पूरे देश में कोई धारा जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है वो 498A ही है, मगर ये जो धारा है वो केवल दहेज से संबंधित नहीं है और ये धारा अपने आप में भी काफ़ी संपूर्ण धारा है महिलाओं के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसा पति और इसमें जो परिभाषा है वो है पति और पति के जो भी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा जो भी क्रूरता की जा रही है उसको दंडनीय बनाती है। इसका बिल्कुल भी कोई दहेज से ऐसा ताल्लुक नहीं है कि केवल दहेज के लिए ही उसके साथ क्रूरता की जा रही हो। पति और उसके जो भी रिश्तेदार हैं, सास है, माँ है और बहन है या कोई दूर के भी रिश्तेदार हैं, कई बार दूर के रिश्तेदार आते हैं और घरों में वो भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं महिला को परेशान करने के लिए, तो वो सारे लोग इसमें शामिल रहते हैं और ऐसा कोई भी व्यवहार। मैडम, एक कॉलर बहुत देर से लाइन पे, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। दरअसल ऐसे हैं प्रेम नारायण जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरी बहन को एक किराएदार ने मारा पीटी करी, बड़ी चोरी की रिपोर्ट में और माल बरामद नहीं हुआ और जो आरोपी है उसने उनकी उंगली में काटा और इसके अलावा पुलिस ने एनसीआर रिपोर्ट लिखी। ये थाना खजूरी की घटना है भोपाल की, तो एनसीआर रिपोर्ट लिखी, वाली भगा दिया उनको। ये लिखते नहीं, तो आप बता रहे हैं कि आपकी बहन के किराएदार ने करी है कि बहन किराएदार हैं?
नहीं बहन भी किराएदार है, और जो मकान मालिक का मकान कुछ था पता चला? वो उसमें वो रहती थी। जी। तो पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं हुआ वहाँ पे, और पुलिस ने जो मारा पीटी करी, उन्होंने धमकी दे रहे थे हम मार डालेंगे, ये कर देंगे जबरदस्ती। तो जी। और ऐसा करा उन्होंने उनके साथ, और मारा। फिर बाद में माल तो विवेचना कर ली पुलिस ने तो कि माल बरामद नहीं हुआ कुछ भी। और जी। इनके बाद इन्होंने 10-15 दिन बाद उनको मार दिया, महीने भर बाद। इससे संबंधित नहीं है। इनकी बहन के किराएदार हैं, उन्होंने इनके ऊपर उनके साथ मारपीट करी, और मारपीट करने के बाद जब उन्होंने पुलिस कार्रवाई करी तो उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। जो अच्छा। किराएदार हैं। हाँ हाँ। और इनकी बहन के साथ मारपीट भी हुई है, उनके हाथ में भी काटा गया है, उंगली में काटा गया है, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की, और एमसीआर दर्ज करके इनका कहना है कि आगे पुलिस ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए तो अब इनके पास क्या रास्ता हाँ, है? पुलिस ने यदि कोई एक्शन नहीं लिया है तो आप अपने एसपी साहब को एक लेटर भेज सकते हैं। ये सारी जो घटना है इसके बारे में आप उनको लिखकर भेज सकते हैं, तो वो अब रिपोर्ट लिखवा देंगे। या फिर एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आप कोर्ट में परिवाद प्रकरण कहते हैं, आप कोर्ट में जाकर डायरेक्ट भी उस अपनी कंप्लेंट को परिवाद को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। कोर्ट उसकी जांच करेगी और कोर्ट आपकी बात को सही पाती है तो उसमें फिर अपराध पंजीबद्ध करके आगे कार्यवाही करेगी। जी, प्रेम नारायण जी, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि आपकी बहन के साथ यदि कहीं कुछ अप्रिय घटना हुई है और आपको लगता है कि पुलिस द्वारा उसमें उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप सीधे कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं अपना परिवाद, वहाँ पे भी वो जाके शिकायत कर सकती हैं, और कोर्ट भी निर्देश दे सकता है कि उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। यदि कोई ऐसी घटना होना पाया जाता है तो कोर्ट भी निर्देश दे सकता है एफआईआर करने के लिए, कोर्ट खुद ही पंजीबद्ध कर लेगा, और कोर्ट खुद भी केस को रजिस्टर्ड करके उस पर आगे कार्रवाई करेगा। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप सीधे कोर्ट में भी प्रकरण लगा सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत है तो विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं आप ले सकते हैं। मैडम, हम बात कर रहे थे 498A। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि केवल दहेज की मांग से संबंधित नहीं है। यदि पति और उसके रिश्तेदार ऐसा कोई व्यवहार करते हैं जिसके कारण वो महिला इतना परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि वो आत्महत्या ही कर ले, ऐसी स्थिति तक उसको पहुंचा देते हैं, या उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार करते हैं कि उसके जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि कई मामलों में होता है कि पति कहता है कि पत्नी काली है, मुझे पसंद नहीं है, या इसने दहेज कम दिया है, मुझे पसंद नहीं है, या अन्य किसी कारणों से उसका कहीं और अफेयर था, उसकी ज़बरदस्ती शादी हो गई, ऐसी कोई स्थिति होती है तो वो उसको खाना पीना देना बंद कर देते हैं। इस टाइप का उसके साथ आचरण करते हैं कि बस वो जिंदा रहे, मरे भी नहीं, और उसकी गिनती जिंदाओं में भी नहीं रहती है। मतलब ये इस तरह से उसके जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे या उसको गाली गलौज करते हैं, इतना मानसिक रूप से उसके साथ इस तरह व्यवहार करते हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान हो जाती है, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि वो पागल होने की स्थिति में भी पहुंच जाए, ऐसी स्थितियां भी होती हैं। तो ऐसी सारी स्थिति जो उसके जीवन को, शरीर को, उसके शारीरिक स्वास्थ्य को, उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ऐसा कोई भी आचरण, चाहे वो माता पिता मतलब सास ससुर जो हैं लड़के के, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति उससे इस तरह का आचरण करता है तो वो इसको ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसमें मुख्य रूप से क्रूरता को दंडनीय बनाया गया है, और ऐसे आचरण का दहेज से संबंध हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और उसमें 498A में उसकी रिपोर्ट लिखा सकती है और उनको सजा दिलवा सकती है। जी मैडम, कई बार सुनने में आता है कि जो विवाह के 7 वर्षों के अंदर यदि किसी महिला की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तब विधि में क्या अवधारणा की जाती है, वह ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को है? ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सत्र न्यायालय को है, सेशन न्यायालय को है। विवाह के 7 वर्ष के अंदर यदि किसी महिला की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है और यदि ये प्रमाणित किया जाता है कि उस महिला को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग के लिए, जैसा कि मैंने बताया, पति या उसके रिश्तेदारों में सभी लोग शामिल होते हैं, इन सारे ये रिश्तेदारों द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, क्रूरता की जा रही थी उसके साथ में, तो धारा 113 भी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत फिर ये अवधारणा की जाएगी कि वो व्यक्ति, चाहे वो पति या रिश्तेदार जो भी है, वो दहेज मृत्यु का दोषी है। इस मामले में उसको प्रमाण भार जो होता है मुलजिम का वो ज़्यादा होता है और अभियोजन का प्रमाण भार जो है वो कम होता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि हमारी कोर्टों में हमने अपने प्रैक्टिकली देखा है कि लोग अक्सर जो पति रहता है उसकी दूसरी पत्नी या गर्लफ्रेंड वगैरह, इनको भी कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इसी के कारण
पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको इस मामले में दोषी नहीं, मतलब इसमें उनको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कहा है, क्योंकि पति की जो गर्लफ्रेंड है वो उसके रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आती है। जी मैडम, विगत कुछ वर्षों में घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या बदलाव किए गए हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम में सर्वप्रथम जब विधायिका द्वारा प्रत्यर्थी यानी जिसके खिलाफ कार्यवाही घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है, उसमें केवल पुरुषों को पक्षकार प्रत्यर्थी बनाने का प्रावधान किया गया था। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में वर्ष 2016 में कहा कि इसमें प्रत्यर्थी में पुरुष के अतिरिक्त महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू हिंसा का शिकार महिला अपने ससुराल में होती है और उसमें स्वाभाविक रूप से पति के रिश्तेदार, महिला के सास, ससुर, ननद वगैरह शामिल होने की पूरी संभावना रहती है। और यदि उसमें इनको शामिल नहीं किया जाएगा तो महिला को सही न्याय नहीं मिल सकता था। ये सब कारणों को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको केवल पुरुषों तक सीमित करने के स्थान पर इसमें महिलाओं तक विस्तारित कर दिया है। तो अब महिलाएं के खिलाफ भी उनको प्रत्यर्थी बनाया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, अभी कुछ ही साल पहले एक और मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो संयुक्त हिंदू परिवार है HUF, उसकी परिभाषा को इसमें विस्तारित किया है। और ऐसा इसलिए किया है ताकि घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को सही ढंग से अनुतोष मिल सके, उनको रिलीफ मिल सके। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बताया है कि जो पति पत्नी जो विवाहित हैं, जो साथ पहले रह चुके हैं या रह रहे हैं, वो उनके अलावा भी जो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और लंबे समय से रह रहे हैं, और या कोई दत्तक सदस्य है, किसी को दत्तक ले लिया गया है उस परिवार में, तो स्वाभाविक है कि वो उस परिवार का सदस्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति या कोई और भी ऐसा व्यक्ति जो उस घर में एक परिवार के, संयुक्त परिवार के सदस्य की तरह ही रहता चला आ रहा है, लंबी अवधि से रहता आ रहा है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया ताकि उसको न्याय मिल सके। और इसके अलावा साझा गृहस्थी की परिभाषा को भी विस्तारित किया है। संयुक्त परिवार में यदि कोई महिला रह रही है तो जैसा कि सामान्य तौर पर होता भी है कि ससुराल पक्ष की संपत्ति पर महिला का नाम वगैरह नहीं होता है, मगर उसको उसमें रहने का अधिकार है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस महिला का उसमें कोई अधिकार वहाँ पर हो ही तभी वो रह सकती है, तो वो भी वहाँ पर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। एक इस महत्वपूर्ण मामले में हुआ ये था कि 2 भाई थे जो संयुक्त परिवार में रहा करते थे। दुर्भाग्यवश एक भाई की मृत्यु हो गई और दूसरे भाई ने उसकी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल दिया। तब उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत ही कार्यवाही की। तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस देवर को निर्देशित किया कि आपकी भाभी को और अपने उनके बच्चों को आप प्रतिमाह कुछ भरण पोषण दें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है और ये महिलाओं को न्याय प्रदान करने में बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज इन कानूनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। ज़रूरत है उनके बारे में अवेयर होने की, जानकारी होने की, जिससे कि यदि किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो उसका लाभ ले सकें। आज हम आपसे ये विदा लेते हैं, अगले में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।